रुद्रप्रयाग के जखोली में आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में की जनसभा। कहा, डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर जनता लगाएगी मुहर। पीएम मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में करेंगे चुनावी जनसभा। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में होगी पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। सीएम धामी बोले, पीएम मोदी का उत्तराखंड आना उत्सव से कम नहीं। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में किया रोड शो। अपने बेटे और हरिद्वार से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए मांगे वोट। कहा, परिवारवाद से ज्यादा घातक जुमलेबाज। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो है, जिसे हमने जनता के समक्ष रखा। बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने में पीछे है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वह करती नहीं है। न्याय की बात है, जिसमें 25 गारंटी है जो युवाओं की न्याय से लेकर महिलाओं की न्याय तक, बेरोजगारों तक के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। डिग्री के साथ ही 1 लाख रुपया और 1 साल की अप्रेंटिस। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं, उनको 1 लाख रुपया सालाना देने की बात हुई। वहीं जो भर्ती घोटाले और इसकी खबरें आप सुनते हैं, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बड़े मेजर स्टेप लेने की बात की गई है। दूसरी तरफ असंगठित जो कारोबार है, जैसे गिग जिसको कहा गया है, जोमेटो आता है, उबर आते हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, रेडी चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात इसमें है। तो ये सारी चीजों का लगभग कवर करता है। महिलाओं के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा की बात इसमें है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, मैनिफेस्टो की लड़ाई में कांग्रेस आगे है, क्योंकि हमें अपने वादों पे भरोसा है, अपनी बातों पे भरोसा है। इसलिए हम मैनिफेस्टो को जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में ले आए हैं और खुशी इस बात की है, लोग इसका अध्ययन। उधम सिंह नगर पुलिस ने अलग अलग बॉर्डर चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए की धनराशि को कब्जे में लिया है और अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में अलग अलग बॉर्डर पर लगी टीमों ने 40 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया है। सीएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि चुनाव को लेकर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जहां पर पुलिस ने जनपद के बॉर्डरों पर चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह से करीब 40 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया है। आचार संहिता लागू है 2024 चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। विगत 2 दिन में हमारे टीम्स द्वारा आईटीआई और काशीपुर थाना क्षेत्र में टोटल जो है लगभग 40 लाख का कैश पकड़ा है। तो पहला तो एफएसटी द्वारा आईटीआई थाना क्षेत्र में 33 लाख कैश बरामद हुआ है। इसी प्रकार कल जो है लोहिया पुल बॉर्डर पर हमने हमारे एसएसटी ने 6 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। 6 लाख है उसको जब्त कर लिया गया है। 33 लाख को इनकम टैक्स के लिए फर्दर ऑडिट के लिए दे दिया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निर्बाध सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जसपुर और काशीपुर विधानसभा के पीठासीन और मतदान अधिकारियों को पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों ने 2 पालियों में सैद्धांतिक और ईवीएम का व्यवहारिक की ट्रेनिंग दी गई। 2 पालियों में 1730 पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी कार्मिक सौंपे गए कार्यों और दायित्वों का बखूबी निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। चुनाव को लेकर के तैयारियां जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप हर स्टेप की तैयारी हमारी कुछ हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। इस समय प्रशिक्षण
का कार्यक्रम चल रहा है जो आज से शुरू हुआ है और 9 तारीख तक चलेगा, जिसमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण पंतनगर यूनिवर्सिटी में दिलाया जा रहा है। सुबह में वहीं था। इसके अलावा मतदाताओं की जागरूकता की जहाँ तक बात है तो उसके लिए विभिन्न फोरम पर विभिन्न प्रतिष्ठान, चाहे वो सरकारी हों प्राइवेट हों, सभी जिम्मेदार लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्लस हमारे अधिकारी टीम बनाकर अपना प्लान बना करके डेली लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधानसभा में घर घर जाकर वोट मांगे। साथ ही कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग से रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया। कोटद्वार पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश कोदियाल का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के साथ कोटद्वार में बद्रीनाथ मार्ग, झंडा चौक, कौड़िया तक रोड शो करते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही गणेश कोदियाल ने सने भाबर के लालपानी, बिशनपुर जैसी कई जगह में विशाल जनसभा भी की। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन के बाद पहली बार कोटद्वार आया हूं। कोटद्वार की सम्मानित जनता को, हमारे समस्त कोटद्वार के भाइयों को, बहनों को, हमारे तमाम मतदाताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज कोटद्वार पहुंचने के बाद जिस प्रकार से तमाम हमारे भाइयों ने और बहनों ने जो ये स्वागत किया, मैं अभिभूत हूं इस बात से। और आदरणीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारी मेयर साहिबा, हम सब लोग अभिभूत हैं कि कोटद्वार की जनता का इस रूप में आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों का देवभूमि में धुआंधार प्रचार जारी। और ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करवाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आर्यनगर चौक से ऋषिकुल तक भव्य रोड शो किया। रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान जेपी नड्डा ने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में विशाल रोड शो कर लोगों से वोट की अपील भी की। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद प्रचार का मोर्चा संभाले हैं। वे रोज जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा कर माला राजलक्ष्मी शाह को जिताने की अपील भी की। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश को तेजी से आगे ले जाने का काम कर रही है। उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सबको पता है उत्तराखंड में अनेकों काम, चुनौतीपूर्ण काम हमने किए हैं। और पिछले अगर मैं 2-3 महीनों की बात करूं तो पूरे राज्य के लिए हमने और देहरादून के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ यहां देहरादून में जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ था, उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी हमारे सामने एक मौका था जहां 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमने निवेशकों के साथ करार किए। उसमें से 81,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, आज तेजी से हमारा देहरादून भी बदला है। स्वच्छ दून की जो अवधारणा है, क्लीन दून की जो अवधारणा है, उसको भी हम साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि आप सबके सामने कहते हुए कि हमने जो वायदा आपसे किया था वो वायदा पूरा हो गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सवारी भरने को लेकर टैक्सी यूनियन और देहरादून के वाहन चालक के बीच कहासुनी होगी, जिसके बाद टैक्सी यूनियन के लोगों ने वाहन चालक के घर में घुसकर वाहन चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक के परिजनों ने कोतवाली पर इसकी शिकायत दी है। टैक्सी यूनियन ज्ञानसू के कुछ लोगों ने उत्तरकाशी सब्जी मंडी स्थित घर में घुसकर उन पर हमला और
मारपीट की और पीड़ित की तहरीर के आधार पर उत्तरकाशी पुलिस ने टैक्सी यूनियन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। और रात को 10:30 बजे के करीब जो है 4 लोग आए और उन्होंने मेरा दरवाज़ा हिलाया जोर से, तो तब तक मैं उठा तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे वो, और अंदर घुसे, अंदर जाके उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मेरे से 35,300 रुपये लूट के ले गए और मेरी तो जान मुश्किल से बची, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मेरे गले में तार डाल के मारने की गला घोटने की कोशिश की। वाणी विहार देहरादून निवासी प्रदीप चौधरी, जिन्हें कोतवाली उत्तरकाशी में आके एक तहरीर दी गई थी कि उनके साथ उनके घर में घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की गई है और मारपीट काफ़ी की गई है। तो उस पे जो है भारतीय दंड संहिता की जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं और मेडिकल लिया जा रहा है। तो इसमें जो है दोषियों के खिलाफ जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ में बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत सारी बूथ समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए मंथन किया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय कपरवान, एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गुड्डू पुरी, बूथ अध्यक्ष लक्ष्मण रावत मौजूद रहे। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की और यहां डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयू केन हॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आयातित पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं स्थानीय लोगों को, जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND 24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी चुस्त हो गई है और कांग्रेस सुस्त हो गई है। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और आगे लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आने वाला है, इसको देखकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी चुस्त, कांग्रेस सुस्त। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनाव रण में उतरकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो करने के बाद ऋषिकुल मैदान में त्रिदेव सम्मेलन में प्रतिभाग किया और इस दौरान जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर मंथन किया और भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए समर्थन मांगा। न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं। ये आधे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर है कि देश का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में है। देश सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में है। देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में और इसमें हमको भी अपना योगदान करना है। 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली भेजना है और मोदी जी के हाथ में कुछ करना। अपने गांव में संदेशा भेजेंगे ना कि अजय भट्ट को जिताओ, अजय भट्ट को जिताओ बोलेंगे ना, अजय टाटा को जिताएंगे ना, माला राज्य लक्ष्मी जी को जिताएंगे ना, अनिल बलूनी को जिताएंगे ना, 5/5 लाएंगे ना। तो राजधानी देहरादून में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने बताया कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि पूरे प्रदेश में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान कराया जाएगा। जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको की पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है, इनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5, 6, 7 को होगा और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं ये आज एक्टिवेट हो गई और अपना कार्य अपनी खूबसूरती और वन्य जीवों के दीदार के साथ ही खूबसूरत वनस्पतियों के लिए विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क इस समय कुछ अधिकारियों के कारनामों के कारण सुर्खियों में है, जहां पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर है और इसके अलावा इस रेंज में एक महिला दरोगा अधिकारी के साथ अश्लील हरकत करने का मामला भी सामने आया है। सूत्र बताते कि रेंज अधिकारी महिला वन दरोगा से माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने एक 5 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन भी किया है।
हमारे एक फॉरेस्टर ने कंप्लेंट दिया है, रिटन कंप्लेंट दिया है कि उनके खिलाफ अभद्रता से ये हुआ है। तो उसको देखते हुए उस कंप्लेंट को हमने ऑलरेडी आईसीसी कमेटी को रेफर कर दिया है, उसका जांच चल रही है। अभी जैसी जांच के उपरांत वो जो कमेटी रिकमेंड करती है उसके ऊपर हम एक्शन तुरंत ले लेंगे। जो महिलाएं हमारे इसमें काम करते हैं उनका सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हुए हम जांच जो ऑलरेडी जांच कमेटी बैठी है वो जो कर रही है वो भी निरंतर काम कर रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी इसका कमेटी का रिपोर्ट देने के लिए उनको कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसके विपरीत अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में तब से बेटियों पर, बहनों पर जो है अत्याचार बढ़ गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ गए हैं। वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या दूसरे कांड हो, उसी की नई सीरीज में जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत एक रेंजर ने जो है अपने ही मातहत फॉरेस्टर को जो है उसके साथ छेड़खानी की है, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉर्बेट प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी है उन्हीं को पनिशमेंट कर रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं जंगलों को आग से बचाने के लिए लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के दिशा निर्देश में वन कर्मी जंगलों को बचाने के प्रयास में जुट गए हैं। रेंजर जोशी ने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए वन कर्मियों ने जंगलों में पड़े पीरुल, सूखी पत्तियों को हटाया जा रहा है ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। साथ ही लोगों को कई माध्यमों से जंगलों में आग न लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिरूल गिरा है रोड के आसपास ताकि राह चलते हुए कोई भी आदमी जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक कर आग की घटनाओं जो होती हैं उनको कम किया जा सके। जो भी पिरूल गिरा है रोड के आसपास ताकि राह चलते हुए कोई भी आदमी जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक कर आग की घटनाओं जो होती हैं उनको कम किया जा सके। रुद्रपुर फायर स्टेशन में तैनात फायरकर्मी महेश सिंह की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। फायरकर्मी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है, वहीं महकमे में भी शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खेत निवासी 38 वर्षीय महेश सिंह बाग्याल का एक सप्ताह पहले वसुंधरा ग्रीन स्थित निवास पर अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके चलते उन्हें किच्छा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ और फायरकर्मी की मौत हो गई। फायरमैन है जिनका नाम महेश सिंह बंग्याल है, कि एकदम ऑन ड्यूटी अचानक तबीयत खराब हुई थी। फिर इसके बाद हमने इन्हें कहा था कि आप हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने हायर सेंटर रेफर करवा लिए और इलाज के दौरान आज सुबह 9:30 बजे के आसपास हमें पता चला कि आज इनकी डेथ हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।